अंधेरी सड़क पर एक बस तेज रफ्तार में बढ़ती जा रही है अपनी मंजिल की ओर। उस बस में सवार हर एक यात्री इस कदर नींद के आगोश में सोया हुआ है जैसे वह बस में नहीं अपने घर में सो रहे हो। लेकिन उसी पूरी बस में जहां सभी गहरी नींद में हैं, वहीं ड्राइवर के साथ वेदांत भी अपनी सीट की खिड़की पर बैठकर ना जाने कौन से ख्यालों में खोया हुआ है। वेदांत अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था कि उसकी नज़र लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बनी एक हवेली पर जाती है, जिसको देखकर वेदांत हैरान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है जहां दूर दूर तक एक इंसान नहीं नजर आ रहा, वहां इतनी खूबसूरत हवेली कैसी बनी है। यहाँ तक कि पूरी सड़क पर अंधेरा है सिर्फ उस हवेली को छोड़कर। लेकिन कुछ भी कहो, यह हवेली देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे वह बस हवेली की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। वहीं वेदांत की नज़र अभी भी उस हवेली पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वेदांत की नज़र हवेली में लगे खूबसूरत से फुहारे पर जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उसने अभी जो देखा कहीं उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वह अपनी आंखों को मलकर जैसे ही दोबारा उस फुहारे पर नज़र डालता है, वो हैरान रह जाता है क्योंकि फुहारे से पानी तो निकल रहा है, लेकिन लाल रंग का। आखिर यह कैसे हो सकता है? क्या पता ऐसे फुहारे भी आते हो। वह यह सब सोच ही रहा था कि ठीक हवेली के सामने बस में सवार लोगों को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे बस के ज़्यादातर लोग सोते सोते अपनी सीट से नीचे गिर जाते हैं और बस वहीं रुक जाती है। वह झटका इतना जोरदार था कि वेदांत बैठे बैठे अपने आगे वाली सीट से जा टकराता है, जिससे उसके मुंह से आह निकल जाती है। वेदांत अपनी सिर को मलते हुए अपनी सीट से उठकर ड्राइवर के पास जाता है और ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ आकाश, तूने बस को ऐसे अचानक से क्यों रोक दिया? यह बस किसी और की नहीं बल्कि वेदांत के दोस्त की है, जो हर महीने यात्रियों को शहर से बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन वेदांत पहली बार अपने दोस्त आकाश के साथ आया है। वही बस में मौजूद बाकी सभी लोग भी उस जोरदार झटके की वजह से उठ चुके थे। आकाश वेदांत का दोस्त, पता नहीं यार, लगता है बस का कोई टायर पंक्चर हो गया है। वेदांत कहता है, रुक मैं देख कर आता हूँ। वह बस से नीचे उतरकर पहले एक नज़र उसी हवेली पर डालता है, जिसके बाहर का गेट तो खुला था, पर अंदर से वह हवेली सुनसान पड़ी थी। फिर उसके बाद वह जैसे ही बस के टायर पर नज़र डालता है तो वह देखता है कि उस बस का एक टायर नहीं बल्कि सभी टायर पंक्चर थे। तभी वेदांत की नज़र नीचे ज़मीन पर जाती है, जहां काफ़ी कील पड़ी होती है। वह समझ जाता है कि कीलों से ही टायर पंक्चर हुए हैं। आकाश वेदांत से कहता है, वेदांत भाई क्या हुआ? आकाश, बस के सभी टायर पंक्चर हो चुके हैं। वेदांत वहीं खड़े हुए बोलता है। आकाश कहता है, क्या? रुक मैं अभी आता हूँ। वह जैसे ही बस से उतरकर वेदांत के पास जाता है, वेदांत उससे पूछता है, आकाश अब क्या होगा? आकाश कहता है हंसते हुए, क्या होगा? कुछ नहीं, चल मेरे साथ कहीं से मदद मांगते हैं। पर कहाँ से? वेदांत आकाश से पूछता है। लेकिन वह बिना कुछ बोले हवेली की तरफ चला जाता है। वेदांत भी बस के लोगों को अंदर बैठे रहने के लिए बोलकर वहाँ से आकाश के पीछे जाने लगता है। वही आकाश हवेली के अंदर जाकर मेन गेट खटखटाते हुए बोलता है, दरवाजा खोलिए, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कोई है? वेदांत आकाश के पास खड़ा होकर उससे कुछ बोलने ही जा रहा है कि तभी उसकी नज़र उस हवेली के नेम प्लेट पर जाती है, जिसको पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आकाश कहता है, क्या हुआ वेदांत, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? वेदांत बिना कुछ बोले हाथ के इशारों से आकाश को हवेली की नेम प्लेट दिखाता है, जिस पर लिखा था भूतिया हवेली। उस नाम के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, जो एक बार यहाँ आए हमेशा के लिए यहीं का हो जाए। यह सब पढ़ते ही आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। उसको ऐसे हंसता देख वेदांत उससे पूछता है, क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? यह तुझे हंसने की बात लग रही है? आकाश कहता है हंसते हुए, भाई तो उसका नाम पढ़कर डर गया? माना कि उसका नाम भूतिया हवेली है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि वहाँ भूत ही रहते होंगे। वह इतना बोलता ही है
कि हवेली के अंदर से दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज़ आती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। आकाश कहता है, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको इस समय परेशान किया, पर क्या आज रात के लिए हम आपकी हवेली में रह सकते हैं? हमारी बस के सभी टायर पंक्चर हो गए हैं। बस में बैठे सभी लोग भी परेशान हो रहे हैं। वह आदमी मुंह से बिना कुछ बोले हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से वापस हवेली के अंदर चला जाता है। यह सब वेदांत को थोड़ा अजीब लगता है। आकाश कहता है, चल वेदांत, बाकी सबको भी बुला लेते हैं, जिसको आना होगा आ जाएगा। वेदांत कहता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा आकाश, मेरी बात मान, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए कैसे भी करके। आकाश कहता है, यार तू कैसी बात कर रहा है, कम से कम यहाँ हम आराम तो कर पाएंगे, आगे कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, और बस यहाँ से आगे कैसे जाएगी। वेदांत आकाश की बात सुन ही रहा था कि उसकी नज़र उसी फुहारे पर जाती है जिसके पानी का रंग अब लाल से काला हो चुका था। वह आकाश से पूछता है, यार तुझे वह फुहारा नजर आ रहा है? हाँ, आकाश बोलता है। फिर तुझे उस फुहारे का पानी भी नजर आ रहा होगा? हाँ, आकाश एक बार फिर बोलता है। वेदांत आकाश से फिर कहता है, अच्छा तो फिर तो तुझे उस पानी का रंग भी नजर आ रहा होगा? आकाश कहता है, हाँ हाँ भाई हाँ। वेदांत कहता है, अच्छा रंग क्या है उस पानी का? आकाश कहता है, यार तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तूने कभी पानी नहीं देखा क्या? कैसा होता है जो मुझसे पूछ रहा है? पानी जैसा होता है वैसा ही तो दिखेगा ना। वेदांत हैरान होकर सोचते हुए, क्या फिर मुझे उसका रंग काला क्यों नजर आ रहा है? वह दोबारा उस फुहारे पर नजर डालता है तो उसका रंग दोबारा लाल हो चुका था। वहीं वह दोनों सभी को बस में से उसी हवेली में ले आते हैं। जब सभी हवेली में आ जाते हैं तो आकाश हवेली का दरवाज़ा बंद कर देता है और वह वेदांत के पास जाकर उससे पूछता है, वेदांत वह आदमी कहाँ गया जिसने दरवाज़ा खोला था? वेदांत कहता है, पता नहीं आकाश, मैं भी उसी को देख रहा हूँ। आकाश और वेदांत बात कर ही रहे थे कि उनको हवेली से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है। वह भागकर उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो उनकी नज़र एक कमरे पर जाती है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी वहाँ से दोबारा कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उस कमरे का दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, जिसको देखकर वेदांत डर जाता है। आकाश उस कमरे की तरफ बढ़ता है कि तभी अचानक से हवेली की लाइट चली जाती है। बाकी के सभी लोग चुपचाप से अपनी अपनी जगह खड़े हो रहते हैं। वेदांत कहता है, आकाश मैं बोल रहा था ना कि तू चल यहाँ से, यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है। आकाश कहता है, तू क्यों हर बात को इतना गंभीर लेता है? तभी उन दोनों को लोगों की चीखने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीढ़ियों से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए होते हैं, बड़े बड़े बाल जो आगे की तरफ बिखरे हुए थे। वही हाथों में एक जलती हुई मोमबत्ती होती है जिसको देखकर वेदांत डर जाता है और वह आकाश से बोलता है, देखा मैंने तुझे कहा था ना मत आ, यह हवेली बस देखने में ही खूबसूरत है। आकाश कहता है चिल्लाते हुए, वेदांत बस कर, बेवकूफ़ों वाली बात मत कर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। देख अब तू अपनी बकवास बंद कर, ऐसे करके तू खुद भी डर रहा है और मुझे भी डरा रहा है। वहीं बाकी के सभी लोग भागकर वापस से बस में चले जाते हैं। वहाँ अब आकाश और वेदांत ही अकेले बचे थे। वहीं सीढ़ियों से वह शख्स धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा था कि तभी उसके हाथ से मोमबत्ती छूट जाती है। मोमबत्ती को बचाने के चक्कर में उसका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसके साथ उसके मुंह से एक आह निकल जाती है। बाकी सब तो डर कर भाग जाते हैं, लेकिन आकाश यह सब देखकर हैरान हो जाता है और भागकर उस शख्स के पास चला जाता है। आकाश जैसे ही उस शख्स को उठाने की कोशिश करता है, उसके हाथ में उसके नकली बाल आ जाते हैं और उनके पीछे छिपा असली चेहरा बाहर आ जाता है, क्योंकि वह कोई भूत नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने दरवाज़ा खोला था, जो कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। आकाश उस आदमी के ऊपर पानी डालकर उसको होश में लाता है और उससे पूछता है, कौन हो तुम और तुम हमको ऐसे क्यों डरा रहे थे?
तभी उनको पीछे से आवाज़ आती है, जिससे तुमने अंदर आने के लिए पूछा था ना, वह मैं था। आकाश और वेदांत जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ मौजूद उन दोनों लोगों की शक्ल एक जैसी थी। तभी सीढ़ियों पर बैठा आदमी बोलता है, श्यामलाल, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? श्यामलाल बोलता है, मैं आपको बताना भूल गया था भैया। आकाश कहता है, यहाँ चल क्या रहा है, कोई हमें भी बताएगा? श्यामलाल कहता है कि आओ हमारे साथ। वेदांत, पर कहाँ? चुपचाप चलो। वह आकाश और वेदांत को उसी कमरे में ले जाते हैं जिसका दरवाजा अपने आप बंद हुआ था। वह जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ लगभग 5 साल का बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। तभी पीछे से श्यामलाल बोलता है, यही सोच रहे हो ना तुम, यह बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ। श्यामलाल गंभीर होकर बोलता है, तो फिर सुनो, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस हवेली का मालिक है। इसका नाम मयंक है। शंभू उसको टोकते हुए बोलता है, ठहरो श्यामलाल, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर रहे हो? श्यामलाल कहता है, बस कीजिए भैया, कब तक हम इस तरह डर कर और डरा कर जिएंगे? हमको किसी पर तो भरोसा करना ही होगा ना। वह आकाश और वेदांत से आगे बोलता है, 5 साल पहले की बात है। इस हवेली में भी काफ़ी रौनक हुआ करती थी। इस हवेली का हर एक सदस्य हीरा था। यहाँ ना कोई नौकर था और ना ही कोई मालिक, सब एक परिवार थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि हंसते खेलते इस परिवार पर दुख के बादल मंडराने लगे। रोज एक नई सुबह, एक नई मौत। यहाँ के लोगों को सुबह होने से ही डर लगने लगा। लेकिन एक दिन तो ऐसा भी आया जब इस बच्चे के माँ बाप और दादी भी मौत का शिकार हो गए। धीरे धीरे यह घर वीरान होने लगा। बच्चे हुए बाकी लोग इस हवेली को छोड़कर चले गए। बचे थे तो हम सब 4 लोग। वेदांत कहता है, आप तो बस 3 ही हैं, फिर 4 कौन है? श्यामलाल कहता है, इस हवेली की शान हमारे मालिक इस बच्चे के दादा रघुवंश सिंह, जो इस हवेली की रीढ़ की हड्डी थे। लेकिन अपने परिवार को इस तरह मरता देख उन्हें मानो सदमा लग गया हो। लेकिन उसके बावजूद वह अपने पोते का बहुत ध्यान रखते थे। वह उसको काफ़ी प्यार करते थे और कहीं ना कहीं वह समझ चुके थे कि शायद वह अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। एक दिन की बात है, भैया जब उनके कमरे में जाते हैं तो वह देखते हैं कि सुबह के 10 बज चुके थे और मालिक वह अभी तक सो रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भैया घबरा कर मुझे बुलाते हैं। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया तो हमने देखा मालिक बेसुध होकर बिस्तर पर सो रहे थे। मैंने और भैया ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठे। हमने डॉक्टर को बुलाकर जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर ने उन्हें मरा हुआ बता दिया। यह खबर सुनते ही भैया को सदमा सा लग गया और वह वहीं खड़े खड़े जमीन पर गिर गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो गया। हंसता खेलता ये परिवार हमारी आंखों के सामने ही उजड़ गया। मेरी नज़र मालिक के हाथ में मौजूद एक कागज़ पर जाती है। मैंने उनके हाथ से वो कागज़ निकाला और उसको पढ़ने लगा। श्यामलाल, मुझे पता है कि यह चिट्ठी सबसे पहले तुम्हारे हाथ लगने वाली है, क्योंकि मेरे मरने की खबर सुनते ही शंभू तो खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा। इसीलिए तुम अब इसमें जो भी लिखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं अपनी इस हवेली को अपने पोते मयंक के नाम उसी दिन ही कर चुका था जिस दिन उसका जन्म हुआ था। लेकिन जब तक मैं जिंदा था वह हवेली मेरी ही थी। मेरे मरने के बाद यह हवेली मयंक की होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस बात के बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मेरे भाई वीरेंद्र के बेटे और बहू की नज़र इस हवेली पर है। तुम्हें जल्द से जल्द मयंक को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा और उसी के साथ तुम्हें हवेली में कुछ ऐसा करना होगा कि सबको विश्वास हो जाए कि इस हवेली में जितने भी लोग थे वह मर चुके हैं, और यहाँ तक कि मयंक भी। उसके साथ ही इस हवेली को सुरक्षित रखने के लिए इस हवेली में भी तुम्हें ऐसा करना होगा जिससे बाहर का कोई भी इंसान इस हवेली में घुसने से पहले 100 बार सोचे
मुझे नहीं पता कि तुम दोनों यह सब कैसे करोगे, लेकिन आज से मयंक तुम्हारे हवाले है। तुम्हें उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इस काबिल बनाना है कि इस हवेली के ना रहते हुए भी वह खुद के पैरों पर खड़ा हो सके, वह किसी हवेली का मोहताज ना रहे। लेकिन यह सब तुम्हें बहुत ही सावधानी से करना होगा। बहुत भरोसा करके मैंने तुम्हें यह सब बताया है। अपने इस मालिक के भरोसे को कभी टूटने मत देना। आज से तुम दोनों ही मयंक के सब कुछ हो। तुम्हारा मालिक रघुवंश सिंह। यह सब बताते हुए श्यामलाल और शंभू के आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेदांत के मन में भी अभी भी कई सवाल चल रहे थे और वह श्यामलाल से पूछता है, लेकिन काका, इस हवेली का नाम भूतिया हवेली क्यों है? श्यामलाल हंसते हुए कहते हैं, इस हवेली का नाम हमने ही भूतिया हवेली रखा था ताकि इस हवेली के अंदर आने से पहले ही लोगों को शक हो जाए कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इस हवेली को भूतिया हवेली बनाने में। यह सब हम वीरेंद्र के बेटे और बहू को डराने के लिए करते हैं। अब तक तो उनको इस बात का विश्वास भी हो चुका होगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है। आकाश कहता है, लेकिन काका, आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आप कैसे जाते हैं? श्यामलाल कहता है, इस हवेली में एक सुरंग है जो हवेली से सीधे शहर वाली सड़क पर ले जाती है। वेदांत कहता है, वह सुरंग है कहाँ? शंभू कहता है, बस इससे ज़्यादा हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। तुम दोनों को भी बाहर जाकर यह सब बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। श्यामलाल कहता है, बिल्कुल सही कहा भैया ने, तुम्हें सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन तुम्हें इस बात को यहीं भूलकर जाना होगा। बाहर बस में बैठे लोगों को तुम्हें यही बताना होगा कि अंदर भूत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। शंभू कहता है, पता नहीं क्यों हमने तुम्हें यह सब बताया, लेकिन जितना तुम्हें समझ पा रहे हैं तुम यह सब किसी को नहीं बताओगे। आकाश कहता है, बिल्कुल ठीक समझा आपने काका। क्या हमारा वादा है कि आपने जो कुछ बताया वह इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। वह सब बात कर ही रहे थे कि वेदांत आकाश से बोलता है, लगता है हमको यहाँ से चलना चाहिए। बस में सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, कहीं उन्हें शक ना हो जाए। आकाश कहता है, ठीक है काका, हम अब चलते हैं। आप अपना और मयंक का ध्यान रखना। और यह मीरा और वेदांत का नंबर है, आपको कभी भी ज़रूरत पड़े हमें फ़ोन कर लीजिएगा। श्याम कहता है, ठीक है बेटा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते, हमें माफ़ करना। वेदांत कहता है, कोई बात नहीं काका, हम समझ सकते हैं। वह इतना बोलकर हवेली के बाहर आ जाते हैं। वेदांत भी अब उस फुहारे का राज समझ चुका था। वह बाहर आकर बस में सो रहे लोगों को जगाकर उन्हें बस से नीचे उतार देते हैं और बस के सभी टायर बदलकर सुबह होते ही उस हवेली के राज को राज ही बनाकर वहां से चले जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। इसी के साथ इस कहानी का भी अंत होता है। यह कहानी एक काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे से आने वाले जितने भी नए एपिसोड हो सबसे पहले आप सुन सके। आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हॉरर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी है, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो हेडफोन लगा करके जल्दी से तैयार हो जाओ ताकि आपको डर की एहसास जल्दी हो, क्योंकि आज की जो एपिसोड है ना वो पूरा डर से भरा हुआ है। तो डरने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस पूरे किले में अब हम 3 लोग ही बचे थे। हम तीनों ही जानते हैं कि कातिल हम तीनों में से ही कोई है। तेज सांसें लेने की आवाज़ के साथ कोई लगातार बोलने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसकी सांसें उसका साथ नहीं दे पा रही थी। फिर भी लगातार बोलना जारी रखे हुए था। अब या तो 2 लोग उस कातिल को पहचान ले और उसे मार दे, या फिर कातिल उन 2 लोगों को भी मार दे। कुल मिलाकर या तो इस किले से 2 लोग जाएंगे जो उस कातिल को मार देंगे, या फिर वो कातिल अकेला जाएगा जो बाकी 2 लोगों को मार देगा। एक बड़े से किले से ये आवाज़ें आ रही थी
किला चारों ओर से घने जंगल से घिरा हुआ था। इस जंगल में पिछले 15 दिनों में बहुत कुछ घटा था, परंतु ना तो उसका कोई गवाह था और ना ही कोई सुराग था। जंगल और किले में थी कुछ लाशें और एक कातिल। ये कत्ल क्यों हो रहे थे यह कोई नहीं जानता था। यह कत्ल कौन कर रहा था यह भी कोई नहीं जानता था। तो क्या इस जंगल और इस किले की कहानी यहीं दफन होकर रह जाएगी, या ये कत्लों की ये दास्तां कभी बाहर भी निकलेगी? 20 दिन पहले कॉलेज में आर्कियोलॉजी की क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तभी वहाँ प्रोफेसर सिद्दीकी ने क्लास में प्रवेश किया। उन्होंने एक बार सभी स्टूडेंट्स को देखा और फिर एक बार मुस्कुराते हुए बोले, स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम में करीब 3 महीने का समय बचा है। उससे पहले आप सभी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए तैयार होना होगा। सेमेस्टर एग्जाम में जो होगा उसका नंबर तो आपको मिल जाएंगे, पर प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आप सीखोगे वो आपको फील्ड में हमेशा काम आने वाला है। इसलिए मैंने और हमारे एचओडी शर्मा सर ने तय किया है कि आप लोगों को एक ऐसी ऐतिहासिक साइट पर लेकर जाया जाए जहां आज तक बहुत ही कम लोग पहुंचे हैं, और उस जगह के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक भी रहता है। इस साइट पर जाकर ना सिर्फ आपको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, बल्कि अगर आप वहां से कोई नई जानकारी जुटा कर ले आते हैं तो आपको नेम और फेम भी मिल सकता है। तो बताइए, कौन कौन जाना चाहेगा उस ऐतिहासिक और मौके वाली साइट पर? क्लास में 10 स्टूडेंट थे और सभी ने अपने हाथ खड़े कर उस साइट पर जाने की इच्छा जाहिर कर दी थी। प्रोफेसर सिद्दीकी ने बोला, मुझे यकीन था कि आप में से कोई भी यह मौका नहीं छोड़ना चाहेगा। तो फिर सभी तैयार हो जाइए एक मज़ेदार यात्रा के लिए, जो ना सिर्फ आपको बहुत कुछ सिखाएगी बल्कि रोमांच की एक यात्रा भी कराएगी। कुमायरा बोलती है, सर वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? प्रोफेसर सिद्दीकी बोलते हैं, धौलापुर के जंगलों में बने सरीगढ़ के किले में। सुशांत कहता है, वाह सर, वैसे इस किले के बारे में सुना बहुत है, अब उसे देखने का भी मौका मिल जाएगा। नीलिशा कहती है, मैंने तो सुना है कि वो जंगल भी बहुत खतरनाक है और किले के बारे में तो कहा जाता है कि वहाँ भूत रहते हैं। मोहक कहता है, ओह नीलिशा, अब ये भूत प्रेत की बातें करके सभी का दिमाग मत खराब करो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई भूत प्रेत मिल जाए तो उसे मेरा पता दे देना, मैं उससे निपट लूँगा। प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, नहीं मोहक, वैसे नीलिशा की आधी बात तो सच है कि वो जंगल बहुत खतरनाक है। जंगली जानवरों के अलावा रात के समय वहाँ कई हादसे भी हुए हैं जिनके बारे में आज तक कुछ पता नहीं चला है कि ये हादसे हुए कैसे हैं। इसके अलावा जंगल में कहीं दलदल है तो कहीं गहरी खाई है, इसलिए वहाँ बहुत संभल कर सफ़र करना होगा। वासु कहता है, कुछ भी हो बहुत मज़ा आने वाला है। प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, तो फिर आप सभी लोग जाने की तैयारी कर लेना। हम 15 दिनों तक वहीं रहने वाले हैं, इस कारण अपनी ज़रूरत का हर सामान आप लोग ले लेना। वहीं पास में एक गांव है, वहां से हम खाने पीने का सामान लेकर आ जाया करेंगे। इसलिए आप सभी अपनी सहूलियत के अनुसार आपको जो भी सामान लगता है वो अपने साथ रख लेना, क्योंकि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी। किले में टेंट के अंदर ही हमें सोना होगा। दिन भर हम किला और आसपास घूमेंगे और रात को वहीं किले में खाना बनाएंगे और फिर वहीं सो जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ओके सर, हम सब तैयार हैं। प्रोफेसर सिद्दीकी क्लास से चले जाते हैं और सरीगढ़ के किले को लेकर स्टूडेंट्स में बात शुरू हो जाती है। नीलिशा कहती है, तुम लोगों को मजाक लग रहा होगा, पर मैंने उस किले में भूतों के होने की बहुत सी बातें सुनी है। मोहा कहता है, ओह नीलिशा, तुम फिर से वही सब शुरू मत कर दो। कोई भूत ऊत नहीं होते हैं यार, बढ़िया घूमने का मौका मिल रहा है तो तुम ये भूत प्रेत लेकर बैठ गई हो। मोहनीश कहता है, मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ उस किले में और जंगल के बारे में जानने के लिए। वासु कहता है, हाँ, जितना सुना है उसके बारे में उससे तो लगता है कि उसके सारे रहस्यों के बारे में जल्दी से जल्दी पता करूँ। कबीर कहता है, किले से ज़्यादा तो वो जंगल खतरनाक है। सुना है कि एक बार अगर कोई जंगल में गुम हो गया तो फिर वो कभी वापस नहीं आ पाता है। एक तरह की भूल भुलैया है वो जंगल। सुशांत कहता है, यार वो सब बाद में देखेंगे, अभी तो ये सोचो कि जाने के लिए तैयारी क्या करना है।
कुमायरा कहती है। सर ने तो बता तो दिया है, उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे, पलक कहती है। हाँ, हम वहाँ प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हैं ना, कि घूमने के लिए? पहले प्रैक्टिकल है और घूमना सेकेंडरी है, इसलिए मैं तो अपनी पढ़ाई के हिसाब से ही तैयारी करने वाली हूँ। सिया कहती है। हाँ, तो उस किले में भी पढ़ते रहना, हम लोग घूम लेंगे। आदेश, तुम्हारा क्या कहना है? आदेश कहता है, मैं तो हमेशा सभी के साथ रहता हूँ, मैं अपनी कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ, जो सब करेंगे वही मैं भी कर लूँगा। इस बातचीत के बाद सभी लोग अपने घर के लिए चले जाते हैं और ट्रिप पर जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। करीब 16 घंटे का सफ़र करने के बाद धौलापुर पहुंच जाते हैं। यहाँ से अब उन्हें पैदल चलते हुए उस किले तक पहुंचना था। किला जंगल के बीचों बीच बना था और वहां जाने का रास्ता भी जंगल से होकर जाता था, इसलिए अब सभी को पैदल चलना ही था। सभी ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी थी। प्रोफेसर सिद्दीकी भी उनके साथ, और वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, सभी लोग थोड़ा जल्दी चलो, अंधेरा होने से पहले हमें किले में पहुंचना है, अंधेरे में यह जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। कुमायरा कहती है। ओह, मुझे पता होता कि पैदल भी चलना होगा तो मैं इतना बड़ा बैग लेकर ही नहीं आती। मोहा कहता है, अगर बैग नहीं लाती तो फिर किले में क्या करती, वहाँ तो सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ही ना। नीलेशा, यार मेरा बैग भी बहुत भारी है, कोई इसे उठाने में मेरी मदद करो ना प्लीज़। आदेश कहता है, सभी के पास अपना अपना बैग है और सभी का बैग भारी भी है, इसलिए किसी से हेल्प की उम्मीद मत रखो। मोहा कहता है, हाँ वैसे भी अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है किला। वासु कहता है, वैसे सर कितनी दूर है यह किला? प्रोफेसर सिद्दीकी कहता है, अगर बारिश के कारण जंगल में कहीं दलदल नहीं बना होगा तो बस 7 किलोमीटर और चलना है और फिर हम किले में होंगे। सुशांत कहता है, और अगर दलदल होगा तो? प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, तो फिर यह देखना होगा कि दलदल कहाँ तक है, उसके बाद रास्ता खोजकर किले तक जाना होगा। करीब 4 घंटे तक सफ़र करने के बाद सभी लोग बिना किसी बाधा के किले में पहुंच जाते हैं। सुशांत, मोहक, वासु, मोहनीश, कबीर और आतिश जहां सभी के लिए टेंट लगाने लग जाते हैं, वहीं नीलेशा, कुमायरा, पलक और सिया सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। प्रोफेसर सिद्दीकी सभी की मदद करते हैं। उन सभी की मदद के लिए पास के गांव का शंभू भी था। शंभू का मुख्य काम गांव से जरूरत का सामान लेकर आना था। शंभू वहीं पास के गांव का रहने वाला था, इसलिए जंगल से वाकिफ भी था। करीब 2 घंटे में सुशांत, मोहक, वासु, मोहिनीश, कबीर और आदिश सभी के लिए टेंट बांध देते हैं। वहीं सभी लड़कियों ने सभी के लिए खाना भी तैयार कर लिया था। घड़ी में करीब 9 बजे का समय हो रहा था। दिन भर की थकान होने के कारण सभी ने जल्दी ही खाना खा लिया और फिर अगले दिन की प्लानिंग के लिए बैठ गए। प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है यहाँ आकर? सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, ओके, तो कल सुबह हम सभी ठीक 10 बजे 2 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। एक ग्रुप को आदेश लीड करेगा और एक ग्रुप को नीलेशा लीड करेगी। एक ग्रुप किले से बाहर जाकर किले के आसपास की जगह के बारे में जानकारी लेगा और दूसरा ग्रुप किले में रहेगा और यहाँ किले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। तब तक मैं और शंभू पास के गांव में जाकर रोज की जरूरत का सामान लेकर आ जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ओके सर। प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, पर एक बात का विशेष ध्यान रहे, यहाँ जो भी काम करना वो बहुत सावधानी से करना है। इस किले के रहस्यों का पता लगाने के लिए तो हम आए ही हैं, इसीलिए यहाँ क्या हो कुछ पता नहीं है। ऐसा ही किले के आसपास के जंगल के बारे में भी है। इस जंगल के बारे में भी बहुत अधिक जानकारी नहीं है, इसलिए सभी को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ओके सर, हम ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर सिद्दीकी कहते हैं, अब आप सभी चाहे तो सो सकते हैं, सुबह मिलेंगे। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लें। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, ओके सर, गुड नाइट। सुशांत कहता है, सो स्टूडेंट्स, अब हमारे बीच मौजूद है 2 टीम लीडर। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वे टीम लीडर बनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले नीलेशा कहती है, साताप सुशांत, ये तो सर ने अपने आप ही हमें लीडर बना दिया है, बाकी काम तो हम सभी को एक साथ करना है।
आदेश कहता है, हाँ नीलिशा सही कह रही है, कोई लीडर नहीं है यहाँ, सब एक साथ काम करेंगे। कबीर कहता है, वैसे मुझे लगता है कि इस किले के रहस्यों को खोजने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सिया कहती है, हाँ सिर्फ किले के रहस्य ही नहीं, अगर हम जंगल के बारे में भी पता कर सके तो कॉलेज पहुँचने के बाद तो हम सभी के ही सर चर्चे होने वाले हैं। कुमायरा कहती है, हाँ यार ये तो है, बहुत मज़ा आने वाला है 15 दिन तक। नीलिशा कहती है, पर यार रात को मुझे डर लगने वाला है, मैं अकेली नहीं सोने वाली हूँ, यहाँ तो भूत। मोहक कहता है, ओए नीलिशा, अब अगर तूने भूत का नाम भी लिया ना तो मैं यहाँ भूतों को बुलाने के लिए बैठ जाऊँगा, फिर निपटना तो उनसे। नीलिशा कहती है, यार तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। मोहक कहता है, तो तू बात ही ऐसी करती है, 21वीं सदी में रहती है और भूत प्रेत के बारे में बात कर रही है। नीलिशा कहती है, पर भूत होते हैं मोहक। मोहक कहता है, ओके होते होंगे, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूँगा। वासु कहता है, इन लोगों की ये बहस कभी खत्म नहीं होने वाली है, चलो हम सब सोने चलते हैं। नीलिशा कहती है, पलक तू मेरे साथ सो जाना ना प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है। पलक कहती है, चल मैं तेरे साथ सोती हूँ, पर अब जाकर सो ही जाना, भूत प्रेत के बारे में सोचने मत लग जाना। नीलिशा कहती है, यार वैसे ही इतना थके हुए हैं कि जाते ही नींद आने वाली है। पलक कहती है, हाँ ये तो है, कितना चलना पड़ा था ना आज जंगल में, फिर वो भारी भारी बैग भी थे। आदेश कहता है, तुम लोग बातें ही करती रहोगी या सोने भी चलना है। नीलिशा कहती है, आ गए लीडर साहब। करीब 11 बजे तक सभी लोग अपने टेंट में चले जाते हैं और दिन भर की थकान के कारण सो जाते हैं। शंभू भी वहीं किले में एक टेंट में सो रहा था। सुबह चाय और नाश्ता और फिर दिन में खाना बनाने का जिम्मा उसी का था। इस कारण पूरे 15 दिन वो इस पूरे ग्रुप के साथ किले में ही रहने वाला था। दिन में उसे गांव जाकर जरूरी सामान लेकर शाम होने से पहले फिर से किले में आ जाना था। सभी स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सिद्दीकी और शंभू सभी अपने टेंट में आराम से सो रहे थे। करीब सुबह 8 बजे सभी लोग उठे, नहाने के लिए चले गए। इस बीच शंभू ने सभी के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर लिया था। सभी स्टूडेंट्स नाश्ते के लिए आ गए थे। अब बस प्रोफेसर सिद्दीकी का इंतजार था। 9 बज चुके थे और प्रोफेसर का अब तक कुछ पता नहीं था। प्रोफेसर के ना आने के बाद भी शंभू ने सभी स्टूडेंट को चाय और नाश्ता दे दिया था। आदेश कहता है, सर कहाँ रह गए हैं, इतनी देर हो गई है, अब तक क्यों नहीं आए हैं। सुशांत कहता है, आ रहे होंगे, कुछ काम में फंस गए होंगे। सिया कहती है, हमारे लिए कोई प्लानिंग तैयार कर रहे होंगे। नीलिशा कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें सुबह घूमने की आदत है और घूमते हुए वो किले में चले गए होंगे। किले के बारे में जानने के लिए अंदर गए होंगे तो वहीं किले की पड़ताल कर रहे होंगे। कबीर कहता है, पर क्या किसी ने उन्हें किले में जाते या घूमते हुए देखा था? क्योंकि अगर 10 बजे हमें निकलना है तो फिर वो यहाँ होते, कहीं घूम नहीं रहे होते। मोहनीश कहता है, हाँ ये बात तो सही है, सर ऐसे नहीं है कि हमारे लिए प्लान तैयार करे और फिर खुद घूमने के लिए निकल जाए। वासु कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो अब तक उठे ही ना हो, उनकी तबीयत खराब तो नहीं हो गई। कुमायरा कहती है, यहाँ बैठकर अंदाज़ा लगाने से क्या होगा, चलो उनके टेंट की ओर चलते हैं। पलक कहती है, हाँ ये सही है। सभी स्टूडेंट्स प्रोफेसर सिद्दीकी के टेंट की ओर चल देते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि टेंट में प्रोफेसर नहीं है और आसपास भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के साथ शंभू भी वहाँ आया था। स्टूडेंट्स ने उससे भी प्रोफेसर सिद्दीकी के बारे में पूछा, पर उसने भी प्रोफेसर सिद्दीकी के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि शायद उन्हें कुछ पता ही ना हो। इसके बाद सभी स्टूडेंट प्रोफेसर सिद्दीकी की तलाश में निकल जाते हैं। आसपास की जगह पर प्रोफेसर को काफ़ी तलाश किया जाता है, पर प्रोफेसर को कुछ अता पता नहीं चलता। अब बात होती है कि किले के अंदर जाकर तलाश करना चाहिए या नहीं। आदेश कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं और अलग अलग जगह पर प्रोफेसर को तलाश करते हैं। जिसे भी प्रोफेसर मिल जाए वो दूसरे ग्रुप को सूचित करेगा। नीलिशा कहती है, पर कैसे करेंगे, यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। आदेश कहता है, तो फिर एक काम करते हैं, ठीक 2 घंटे बाद हम सभी यहीं मिलते हैं। अगर प्रोफेसर मिल जाते हैं तो वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। नीलिशा कहती है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं, कबीर, मोहिनीश
सिया और पलक किले के बाहर मतलब जंगल की ओर प्रोफेसर को तलाश करते हैं और तुम मोहक, सुशांत, वासु और कुमायरा किले में तलाश करो। शंभू को यहीं रहने देते हैं ताकि यदि प्रोफेसर यहाँ आए तो यह उन्हें बता दे कि हम उनकी तलाश में गए थे और 2 घंटे बाद यहीं आएंगे। आदेश कहता है हाँ यह ठीक रहेगा, चलो फिर चलते हैं। आदेश, मोहक, सुशांत, वासु और कुमायरा किले के अंदर रवाना हो जाते हैं और नीलिशा, कबीर, मोहिनी, सिया और पलक किले के बाहर जंगल में प्रोफेसर की तलाश के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रोफेसर इन्हें मिल पाएंगे? क्या प्रोफेसर को किसी ने मार तो नहीं दिया या प्रोफेसर के साथ कोई घटना तो नहीं घट गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि प्रोफेसर अचानक से ऐसे गायब कैसे हो सकते हैं। आदेश, मोहक, सुशांत, वासु और कुमायरा किले के अंदर प्रोफेसर को तलाश कर रहे थे। वहीं नीलिशा, कबीर, मोहिनी, सिया और पलक किले के बाहर जंगल में प्रोफेसर को तलाश कर रहे थे। वे लोग किले की दीवार से लगकर ही जंगल में जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी नीलिशा, कबीर, मोहिनी, सिया और पलक किले के तीसरे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि उनके मुंह से चीख निकल गई थी। नीलिशा, पलक और सिया तो बेहोश ही हो गई थी। कबीर और मोहिनी ने तीनों को संभाला और दीवार के एक और सहारा देकर बैठा दिया। उसके बाद उन पर पानी के छींटे मारे ताकि वे होश में आ सके। जैसे तैसे तीनों को होश आया। तीनों काफ़ी डरी हुई थी। कबीर कहता है मोहिनी, तुम जल्दी से किले के अंदर जाओ और सभी को यहाँ लेकर आ जाओ। तब तक मैं इन लोगों का ध्यान रखता हूँ। वे लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे। मोहिनी कहता है ठीक है कबीर, मैं जाता हूँ और सभी को लेकर आता हूँ। कबीर कहता है नीलिशा, पलक, सिया, अब तुम लोग ठीक हो? नीलिशा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। सिया कहती है हाँ मैं भी ठीक हूँ कबीर। पलक कहती है हाँ पर कबीर। कबीर कहता है अभी कुछ मत बोलो पलक, मोहिनी सभी को बुलाने के लिए गया है, सभी को आ जाने दो, फिर बात करते हैं। सिया कहती है पर मुझे बहुत डर लग रहा है। नीलिशा कहती है मुझे भी लग रहा है, पर ये सब? कबीर कहता है अरे तुम लोग मत डरो, मैं यहीं हूँ, खुद को शांत रखो, कुछ नहीं होगा। इसी बीच मोहिनी, आदेश, मोहक, सुशांत, वासु और कुमायरा के साथ वहाँ आ जाता है। आदेश, मोहक, सुशांत, वासु, कुमायरा भी जब वो दृश्य देखते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। किले के तीसरे दरवाजे के बीचों बीच प्रोफेसर सिद्दीकी की बॉडी लटक रही थी। प्रोफेसर की गर्दन पूरी तरह से विपरीत दिशा में थी और प्रोफेसर के मृत शरीर पर कई घाव नजर आ रहे थे जिससे खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ताकतवर इंसान ने गर्दन को पकड़कर पूरी तरह से घुमा दिया है। बहुत ही भयानक दृश्य था। यह दृश्य देखने के बाद सभी लोग बहुत अधिक डर गए थे। आदेश और सुशांत ने बहुत मुश्किल से प्रोफेसर की बॉडी को नीचे उतारा। कबीर सभी लड़कियों को लेकर किले के अंदर चला गया था और बाकी लोगों ने प्रोफेसर की बॉडी को वहीं जंगल में दफना दिया था। इसके बाद सभी लोग किले में फिर एक साथ होते हैं। सभी खामोश बैठे थे। उनके पास ही शंभू भी बैठा हुआ था। फिर वह वहाँ सभी के लिए पानी लेने चला गया था। आदेश कहता है ऐसा कौन कर सकता है? सुशांत कहता है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वासु कहता है रात को किसी ने प्रोफेसर को कहीं देखा ही नहीं था, किसी ने उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी। मोहिनी कहता है कल सब इतने थके हुए थे कि सभी गहरी नींद में सो गए थे। कबीर कहता है पर यह किसी आम इंसान का काम नहीं है। नीलिशा कहती है तो क्या इस किले में रहने वाले भूत? वासु कहता है नहीं नीलिशा, यहाँ कोई भूत नहीं है। भूत शरीर पर घाव क्यों करेंगे? सिया कहती है कोई जंगली जानवर? मुहा कहता है कोई जानवर बॉडी को ऐसे लटका नहीं सकता है। आदेश कहता है ये काम है तो किसी इंसान का ही, पर आखिर कौन है वो? आखिर प्रोफेसर की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उन्हें इस तरह से मौत दे? कुमायरा कहती है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। शंभू कहता है यहाँ कोई पुलिस थाना नहीं है मेम साहब, कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाना होगा। पूरी जंगल पार करने के बाद थाना आएगा। यहाँ तो पुलिस भी नहीं आती है। गांव में भी 15 से 20 परिवार ही रहते हैं।
तो यहाँ कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पुलिस की। सुशांत कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, तुरंत ही यहाँ से चलना चाहिए। पलक कहती है, हाँ सुशांत ठीक कह रहा है, यहाँ से चलते हैं, उसके बाद पुलिस को खबर कर देंगे। आदेश कहता है, पर अब यहाँ से निकलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हम जंगल पार नहीं कर पाएंगे और अंधेरा होने वाला है। मेरे हिसाब से कल सुबह जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। सिया कहती है, पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कबीर कहता है, घबराओ मत सिया, हम सब साथ ही रहेंगे। साथ ही रहेंगे तो किसी को डर भी नहीं लगेगा और कोई खतरा भी नहीं होगा। आदेश कहता है, ठीक है शंभू, तुम एक काम करो, सभी के लिए खाना बनाने की तैयारी कर लो। सभी लड़कियां शंभू की मदद कर दो, तब तक हम सभी लड़के सभी का टेंट एक साथ कर लेते हैं ताकि सभी एक साथ रह सके। सुबह होते ही हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। सभी काम बांटने के बाद अपने काम में लग गए थे। लड़कों ने जहाँ टेंट बांध लिया था वहीं लड़कियों ने शंभू के साथ मिलकर खाना बना लिया था। सभी ने एक साथ खाना खाया और फिर सभी एक साथ टेंट में आ गए थे। हालांकि किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और सभी देर तक जाग रहे थे। रात गहराने के साथ ही सभी धीरे धीरे सोने लगे थे। रात को अचानक पलक उठी। उसने देखा सभी सो रहे थे, इसलिए चुपचाप ही वहाँ से बाहर निकल गई। अभी कुछ ही दूरी गई थी कि उसके चीखने की आवाज़ आई। उसकी चीख सुनकर आदेश और कबीर एक साथ उठे। उन्होंने आसपास देखा तो पलक को छोड़कर सभी अभी सो रहे थे। उन्होंने सभी को उठाया और बताया कि उन्होंने अभी पलक की चीख सुनी है। जिस दिशा से पलक की चीख आई थी सभी उस ओर दौड़ पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पलक की बॉडी किले की एक दीवार पर बने नुकीले भालों में फंसी हुई थी। पलक की बॉडी में कम से कम 10 भाले आर पार हो चुके थे। 24 घंटे के अंदर ही इस किले में यह दूसरी हत्या हो गई। पहले प्रोफेसर का गायब होना और फिर उनकी बॉडी मिलना और फिर पलक। आधी रात को हुए इस हादसे ने सभी को बेहद डरा दिया था। सभी डर के साथ एक बार फिर से टेंट में आ गए थे। इस बार सभी के आंखों से नींद गायब हो गई थी। सभी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और एक दूसरे को देखते हुए सभी की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं था। सभी जल्दी से सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि जितनी जल्दी हो सके वे लोग इस किले से बाहर निकल सके। सुबह होने में अभी कम से कम 3 घंटे का समय बाकी था। आदेश कहता है, एक काम करो मोहक, नीलिशा और सिया, तुम तीनों आराम करो। मैं और कबीर और सुशांत जाग रहे हैं। वासु, कुमायरा, मोहिनीश, तुम लोग भी सो जाओ, सुबह फिर लंबा सफ़र करना है। कबीर कहता है, हाँ अभी नहीं सोएंगे तो फिर सुबह सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वासु कहता है, पर तुम लोग कब आराम करोगे? सुशांत कहता है, 2 घंटे बाद हम तुम्हें उठा देंगे, फिर हम थोड़ा आराम कर लेंगे, उसके बाद सुबह नाश्ता करने के बाद यहाँ से चल पड़ेंगे। मोहिनीश कहता है, हाँ यह ठीक रहेगा, इससे सभी लोगों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। सभी आराम करने लगते हैं और आदेश, कबीर और सुशांत टेंट के बाहर आकर बैठ जाते हैं। हालांकि वे अब भी खामोश थे। तीनों पूरे किले को देख रहे थे और किले की छत से अंधेरे में डूबा जंगल और भी भयानक नजर आ रहा था। जंगल से आने वाली आवाज़ें माहौल को और भी भयानक बना रही थी। हालांकि डर तो इन्हें भी लग रहा था, परंतु ये डर के साथ भी डटे हुए थे। वहीं तीनों के दिमाग में वही सवाल था कि आखिर किसने किया है। वहीं फिर से वही अनसुलझा सवाल ही था। अब ये तीनों भी सुबह होने का इंतजार करने लगे थे। दोस्तों, सुबह होने के साथ ही सभी लोग उठते हैं और फ्रेश होते हैं और नाश्ता कर अपना सामान उठाकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ही सिया सबको रोकती है। सिया कहती है, अरे रुको रुको रुको। नीलिशा कहती है, क्या हुआ सिया, अब क्यों रुकना है? तुझे पता है ना कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए। सिया कहती है, यार मैं अपना एक बैग किले में ही भूल आई हूँ। अभी अचानक याद आया है कि मैं वहाँ एक कील पर टांग दिया था। मोहक कहता है, अरे यार चल रहने दे ना बैग को।
सिया कहती है, नहीं, रहने नहीं दे सकते गाइस, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ही उस बैग में हैं, मुझे वो बैग लेने के लिए वापस जाना ही होगा। आदेश कहता है, कोई बात नहीं, हो जाता है। सुशांत, कबीर, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों भी बैग लेने के लिए सिया के साथ जाओ, हम तब तक आगे बढ़ते हैं, बैग लेकर तुरंत ही वहाँ से निकल जाना। सुशांत कहता है, चलो सिया। सिया, सुशांत और कबीर फिर से किले की ओर निकल जाते हैं। वहीं आदेश, मोहक, कुमायरा, वासु, मोहिनीश और नीलिशा वहाँ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में सुशांत, सिया और कबीर किले में पहुंच जाते हैं। सिया कहती है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बैग लेकर के आती हूँ। कबीर कहता है, ठीक है, जल्दी आओ। सिया कहती है, बस यूं गई और यूं आई। सुशांत बोला, ओके। सिया बैग लेने के लिए अंदर चली जाती है और काफ़ी देर तक वापस नहीं आती है। कबीर कहता है, क्या कर रही है ये लड़की, एक बैग लेकर आने में इतनी देर लगाती है क्या? सुशांत कहता है, कबीर कहता है, नहीं यार, पर हो भी सकता है। सुशांत कहता है, अंदर चले? कबीर कहता है, हाँ बिल्कुल, चल देखते हैं। दोनों उस ओर चल पड़ते हैं जिस ओर सिया गई थी। दोनों अंदर जाकर देखते हैं कि सिया वहाँ कहीं भी नहीं है, पर उसका बैग जरूर एक कीले पर टंगा हुआ था। सुशांत कहता है, बैग तो यही है, फिर सिया कहाँ चली गई? कबीर कहता है, सुशांत, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुशांत कहता है, यार, सिया को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कबीर कहता है, पर वो है कहाँ? सुशांत कहता है, एक बार आसपास देख लेते हैं, फिर नहीं मिली तो चलेंगे। कबीर कहता है, ओके, पर जल्दी कर यार, मुझे भी अब बहुत डर लग रहा है, 2 मिनट में ही सिया गायब हो गई, यहाँ कुछ तो जरूर लोचा है। सुशांत कहता है, चल आगे देखते हैं। दोनों सिया को आसपास तलाश करते हैं, पर उन्हें सिया कहीं नहीं मिलती है। कबीर 1 घंटे तक दोनों उसकी तलाश करते रहते हैं और फिर उसका बैग लेकर वापस लौटने लगते हैं। दोनों अभी किले से बाहर निकल ही रहे थे कि उन्हें किले में एक रास्ता नजर आया जिसमें से खून गिरा हुआ था। वे दोनों उस ओर जाते हैं। यह किले की दीवार के बीच बनी एक सुरंग थी। कबीर बाहर ही रहता है और सुशांत उस सुरंग के अंदर चला जाता है। वहां से लौटते हुए सुशांत सिया की लाश लेकर बाहर निकलता है। कबीर और सुशांत दोनों ही चौंक जाते हैं क्योंकि उनके सामने सिया एक कमरे में गई थी और अब एक सुरंग में उसकी लाश मिलती है। सिया का सिर उसके धड़ पर से एकदम अटका हुआ था, जैसे कोई कोशिश कर रहा था कि एक बार में उसकी सर को धड़ से अलग कर दे, लेकिन नहीं हो पाया। इसके अलावा उसके शरीर पर कई घाव भी नजर आ रहे थे, जैसे सुरंग में कुछ नुकीली चीज हो, जिसके कारण उसके शरीर पर इस तरह के घाव बन गए थे। दोनों डर जाते हैं और फिर वहां से तेजी से जंगल की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में आदेश, मोहक, कुमायरा, वासु, मोहिनीश और नीलिशा कुछ देर तक चलने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। आदेश कहता है, बहुत देर हो गई है और हम काफ़ी दूर भी निकल आए हैं, पर सिया, सुशांत और कबीर अब तक लौटे नहीं हैं। मोहक कहता है, रास्ते में ही होंगे, हम भी तो दूर आ गए हैं। नीलिशा कहती है, यार, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा पानी भी ख़त्म हो गया है। कुमायरा कहती है, हाँ यार, मेरे पास भी बहुत कम पानी बचा है। वासु कहता है, अब बीच जंगल में तुम्हें पानी कहाँ मिलेगा? नीलिशा कहती है, यार, अब पानी ख़त्म हो गया है तो पानी तो चाहिए ना। आदेश कहता है, हाँ, वैसे पानी की ज़रूरत सभी को पड़ने वाली है क्योंकि अभी हमें बहुत पैदल चलना है। आसपास देखो, जंगल है, कोई नदी, तालाब जैसा कुछ हो तो सभी को पानी मिल जाएगा। मोहक कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। आदेश कहता है, नहीं, अकेले मत जाओ मोहक, किसी को साथ लेकर जाओ। वासु कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ। चलो मोहक, देखते हैं इस जंगल में सिर्फ मौत है या कहीं पानी भी है। इतना कहने के साथ ही वासु आगे बढ़ा ही था कि एक नुकीली पेड़ की टहनी एक झटके के साथ उसकी आर पार हो चुकी थी। यह देखकर मोहिनीश उसकी ओर भागा और उसके दोनों पैर एक फंदे में फंसे और वो लटक गया और फिर उसका शरीर बीच में 2 भागों में बट गया था। यह देखकर कुमायरा और नीलिशा तो बेहोश ही हो गई थी। वहीं आदेश और मोहक जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह गए थे। पिछले 1 मिनट में
जो हुआ था उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। आदेश और मोहक की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे अपनी जगह से आगे बढ़कर नीलिशा और कुमायरा को देख भी सके। ऐसा लग रहा था कि जंगल में मौत का जाल बिछा हुआ है और कदम उठाते ही मौत किसी को अपने आगोश में ले लेगी। फिर भी हिम्मत करते हुए आदेश और मोहक नीलिशा और कुमायरा के पास जाते हैं। वे उन्हें संभालते हैं और उठाकर वहाँ से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। दोनों होश में आने के बाद बेहद डरी हुई होती है और दोनों बस रो रही थी। इधर आदेश और मोहक उन्हें सामान्य करने की कोशिश कर रहे थे। मोहक आसपास देखता है तो उसे वहाँ कुछ पानी मिल जाता है और वो उन दोनों के लिए पानी लेकर जाता है। पानी पीने के बाद दोनों कुछ सामान्य होती है। नीलिशा कहती है, आदेश यह सब क्या हो रहा है? आखिर कौन कर रहा है ये सब? आदेश कहता है, मुझे नहीं पता है नीलिशा कि यह कौन कर रहा है, पर जो भी कर रहा है वह बहुत शातिर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हम पर नज़र रखे हुए है। कुमायरा कहती है, अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाऊँगी। आदेश कहता है, पर कुमायरा आगे तो जाना ही होगा, वरना हम जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? कुमायरा कहती है, जिंदा रहेंगे तो बाहर जाएंगे ना। तुमने देखा नहीं कैसे एक एक कदम बढ़ाने भर से ही वासु और मोहिनी। मोहक कहता है, पर कुमायरा यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते ना, शाम हो गई है तो जंगल और भी खतरनाक हो जाएगा। कुमायरा कहती है, कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। नीलिशा कहती है, हाँ मैं भी नहीं जाऊँगी कहीं। इसी बीच सुशांत और कबीर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आदेश कहता है, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? पता है कितनी देर लगा दी तुमने यहाँ आने में? और सिया कहाँ है? कबीर कहता है, वो मोहक कहता है, अरे वो क्या, कुछ तो बोलो। सुशांत कहता है, किले में वो अचानक गायब हो गई। और फिर आदेश कहता है, मतलब सिया भी? सुशांत कहता है, हाँ सिया भी। आदेश कहता है, मोहिनीश और वासु भी। कबीर कहता है, क्या मोहिनीश और वासु भी? मतलब अब हम सिर्फ 6 बचे हैं। मोहक कहता है, हाँ पर इन दोनों की तो सुनो, इनका क्या कहना है, या अब आगे नहीं जाने वाली है। सुशांत कहता है, पर चलना तो होगा ना, तभी तो जंगल से बाहर जा पाएंगे। कुमायरा कहती है, तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। नीलिशा कहती है, और मैं भी नहीं। आदेश कहता है, तुम लोग पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या करेंगे? नीलिशा कहती है, हमें नहीं पता, पर हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आदेश कहता है, ओह क्या मुसीबत है, ना तो यहाँ रुक सकते हैं, ना आगे जा सकते और ना ही पीछे जा सकते। सुशांत कहता है, नीलिशा कुमायरा बात को समझो, यहाँ रुककर कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हमें यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है। शाम हो उसके पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना ही होगा। नीलिशा कहती है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। मोहक कहता है, पर तुम लोग ये तो सोचो कि यहाँ बैठ करके क्या हासिल कर लोगे। कुमायरा कहती है, जिंदा रह सकेंगे। आदेश कहता है, पर कब तक कुमायरा, कभी ना कभी तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। नीलिशा कहती है, तो फिर वापस किले में चलो, वहाँ से किसी गांव वाले की मदद लेकर आगे जाएंगे। मोहक कहता है, किले में फिर से? क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस किले में क्या क्या हुआ है? नीलिशा कहती है, तो जंगल में कौन सा कुछ बेहतर हुआ है, यहाँ हर कदम पर मौत है, किले में कम से कम हम सब सुरक्षित तो रहेंगे और खतरा कम होगा। कुमायरा कहती है, हाँ किले में ही चलो, मैं जंगल में अब एक भी कदम आगे नहीं बढ़ूंगी। आदेश कहता है, कबीर मोहक क्या कहते हो तुम लोग? कबीर कहता है, क्या कहना है, वापस चलने के अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, इन लोगों को यहाँ अकेले छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। मोहक कहता है, चलो फिर, यहाँ वक्त खराब करने से कुछ नहीं होने वाला। आदेश, मोहक, कबीर, नीलिशा और कुमायरा सभी फिर से किले की ओर चलने लगते हैं। सभी सोच रहे थे कि शाम होने से पहले वे लोग किले में पहुंच जाए। कुछ ही समय चलने के बाद वे सभी किले में पहुंच जाते हैं। आदेश, मोहक और कबीर फिर से टेंट लगाते हैं और नीलिशा और कुमायरा एक टेंट में और आदेश, मोहक और कबीर एक टेंट में बैठ जाते हैं। रात के 8 बज चुके थे और चारों ओर अंधेरा हो गया था। पहले किले से जंगल, फिर जंगल से वापस किले तक आने के कारण सभी लोग बहुत थक गए थे। चलने के कारण अब सभी को भूख भी लगी थी। सुबह किले से निकलने के दौरान ही उन लोगों ने शंभू को उसके गांव भेज दिया था।
इस कारण अब किले में खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। उनके पास कुछ बोतलों में पानी था, वो भी अब खत्म हो रहा था। ऐसे में थके होने के बाद भी उन्हें भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। सभी अपने टेंट से बाहर आ गए थे। नीलिशा कहती है, यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कुमायरा कहती है, हाँ यार मुझे भी। आदेश कहता है, मेरी बात मान ली होती तुम लोगों ने तो अब तक हम शहर में होते। नीलिशा कहती है, जिंदा जंगल से बाहर निकल पाते तो शहर में होते ना, फिलहाल यहाँ जिंदा तो है। मुहा कहता है, अरे अब ये सब बहस छोड़ो ना, और अब ये बताओ कि आगे क्या करना है, यहाँ कब तक रहना चाहती हो तुम? क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के लिए जंगल तो पार करना ही होगा ना। कुमायरा कहती है, वो सुबह सोचेंगे, अभी कुछ खाने का इंतजाम करो ना यार प्लीज़। कबीर कहता है, इस समय इस किले में तुम्हें कौन खाना देने आएगा? शंभू भी अपने गांव चला गया, उसे भी नहीं बोल सकते। नीलिशा कहती है, प्लीज़ यार कुछ तो करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आदेश कहता है, भूख तो सभी को लगी है, पर क्या कर सकते हैं? कबीर कहता है, मैं शंभू के गांव में जाकर आता हूँ, देखता हूँ वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। आदेश कहता है, पागल हो गए हो क्या कबीर? ये जंगल दिन के समय ही इतना खतरनाक है और तुम रात में जंगल में जाने की बात कर रहे हो? कबीर कहता है, अरे कुछ नहीं होगा मुझे। आदेश कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वैसे भी अब तक इतना कुछ हो गया है कि अब बस हो। कबीर कहता है, पर आदेश सभी भूखे हैं, सभी को खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही ना। पानी भी नहीं है हम लोगों के पास, जाना तो होगा गांव तक। आदेश कहता है, कबीर रात का समय है, एक बार दिन का वक्त होता तो सोचा भी जा सकता था, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। मुहा कहता है, हाँ कबीर, आदेश ठीक कह रहा है, रात के वक्त जंगल जाना मतलब सीधे मौत को गले लगाना। नीलिशा कहती है, हाँ कबीर, तुम हम लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। कबीर कहता है, यार तुम लोग पहले ये देखो कि हमारे पास अब पीने के लिए पानी भी नहीं है, और अभी तो रात शुरू हुई है, अभी पूरी रात बाकी है, और फिर सुबह क्या होगा पता नहीं। मैं अभी गांव से कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। आदेश कहता है, कबीर मान जाओ। कबीर कहता है, आदेश मुझे जाने दो। आदेश कहता है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कबीर कहता है, ठीक है, तुम भी चलो, दोनों साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आदेश, मुहक तुम इन दोनों का ध्यान रखना और तीनों साथ ही रहना, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। मुहक कहता है, तुम जाओ। आदेश, हम अपना ध्यान रखेंगे। वैसे ध्यान रखने की जरूरत तुम दोनों को है, जंगल में कब क्या हो जाए पता नहीं। इसके बाद आदेश और कबीर गांव के लिए निकल जाते हैं। दोनों काफ़ी सावधानी से जंगल को पार करते हुए गांव में पहुंचते हैं। वे गांव के लोगों से पूछते हुए शंभू के घर पहुंच जाते हैं। शंभू भी आदेश और कबीर को अपने घर पर देखकर चौंक जाता है। वो उनसे वापस आने का कारण भी पूछता है और आदेश उसे दिन में जो हुआ वो सारा बता देता है। फिर शंभू उन्हें कुछ खाने पीने का सामान दे देता है और संभल कर जाने के लिए कहता है। हालांकि शंभू उन्हें कहता है कि अंधेरा बहुत है, इसलिए वे दोनों उसके घर पर ही रुक जाए। पर आदेश उसको बताता है कि किले में 3 और लोग भी हैं, उनके लिए भी खाना का सामान लेकर के जाना है। फिर आदेश शंभू से कहता है कि वे जिस तरह से संभल कर यहाँ तक आए हैं उसी तरह से संभल कर वापस भी चले जाएंगे। वो उन लोगों की चिंता ना करे, सुबह एक बार किले पर आ जाए, फिर वहाँ से सोचेंगे कि आगे क्या करना है। शंभू उन्हें सुबह किले में मिलने के लिए हाँ कह देता है और फिर आदेश और कबीर सामान लेकर वापस किले की ओर चल पड़ते हैं। गांव और किले के बीच का आधा रास्ता ही अभी दोनों ने तय किया था कि दोनों को कुछ दूर पर एक रोशनी नजर आती है। आदेश कहता है, कबीर वो रोशनी कैसी है? कबीर कहता है, पता नहीं, लगता है जंगल में कोई और भी है। आदेश कहता है, पर ये जंगल तो बहुत खतरनाक है, रात के समय अगर कोई जंगल में है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, हमें उसे बचाना होगा। कबीर कहता है, आदेश क्यों मुसीबत को मोल ले रहे हो? पता नहीं कोई है भी या नहीं, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मेरा कहना मानो और सीधे किले में चलो। आदेश कहता है, नहीं कबीर, वहाँ चलकर देखते हैं कि ये रोशनी का रहस्य क्या है। कबीर कहता है, तुम मानोगे नहीं ना आदेश? ठीक है चलो, पर ज़्यादा देर मत करना। आदेश कहता है, हाँ यार, बस ये रोशनी कैसी है वो पता कर लेते हैं, अगर कोई है
तो उसे भी कीले लेकर चलते हैं, वरना इस जंगल में एक और। कबीर कहता है चलो अब जल्दी चलो। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वह रोशनी किस चीज़ की होगी? क्या कबीर और आदेश इस पहेली को बुझा पाएंगे? आखिर ये क्यों हो रहे इतने सारे कत्ल और कौन कर रहा है? इसके पीछे कोई भूत है या खुफिया रहस्य है? आप इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी के तीसरे पार्ट को जरूर देखिएगा। और हाँ, आज का जो एपिसोड मैं सुनाने वाली हूँ वो बिल्कुल भी रियल घटना पर आधारित है। वो आंखों देखा घटना है जो मेरे एक सब्सक्राइबर के थ्रू शेयर की गई थी। तो जल्दी से हेडफोन लगा करके सब तैयार हो जाओ और कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनना। बहुत ही मज़ेदार कहानी है और शायद इससे आप रिलेट कर सको अपनी सोसाइटी की चीज़ें। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मैं कहानी शुरू करने से पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक विद्यालय में शिक्षिका हूँ। मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरा आंखों देखा है। इसे एक बुरी घटना कहना भी गलत नहीं होगा। यह घटना आज से करीबन 20 साल पहले की है। मुझको आज भी अच्छे से याद है। इस घटना को मैं चाह कर भी भूल नहीं सकती। मैं जिस विद्यालय की शिक्षिका हूँ उस विद्यालय के पास ही एक आंगनबाड़ी हुआ करता था। काफ़ी पुराना जर्जर सा था, इसलिए वो हमेशा बंद ही रहता था और किसी को वहाँ जाने की अनुमति भी नहीं थी। मेरे विद्यालय के भूतपूर्व 5वीं कक्षा के विद्यार्थी जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं और अपने अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं, वे सभी विद्यालय के अवकाश के बाद वहाँ खेला करते थे। उस आंगनबाड़ी में जाने की मनाही थी, इसलिए उसके पास भी नहीं जाते थे। शनिवार को विद्यालय सुबह से ही 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगता था। उस दिन भी शनिवार का दिन था, इसलिए दोपहर 1 बजे सबको छुट्टी मिल गया था और हर दिन की तरह वे सभी अपने घर जाने के पहले वहाँ खेलने लग गए और मैं विद्यालय के कुछ जरूरी कामों में व्यस्त हो गई। बाकी सभी अपने अपने घर जा चुके थे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 9 थी और वे सभी वहाँ खेला करते थे और उसमें से 8 बच्चे मेरे ही गांव, मेरे ही घर के पास में रहते थे, पर एक बच्चा मेरे गांव के पास के गांव में रहता था। उस दिन वह विद्यालय नहीं आया था। ये उसकी अच्छी किस्मत कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो 8 बच्चे और मैं वहीं रुके। सभी बच्चे खेलने में व्यस्त और मैं काम में। वो खेलते खेलते कब उस आंगनबाड़ी के करीब पहुंच गए मुझको पता ही नहीं चला, पर आंगनबाड़ी पास होने के कारण उन सब की आवाज़ मुझको स्पष्ट सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उनमें से सभी बच्चे बहुत ही शरारती थे और वो सब खेलते खेलते उस आंगनबाड़ी के अंदर जा चुके थे। कुछ देर बाद सभी बच्चों की आवाज़ें सुनाई देना भी बंद हो गई। मुझको लगा कि दूर जाकर खेल रहे होंगे और फिर ध्यान नहीं दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद मुझको डर लगने लगा और मैं अपने काम छोड़कर बाहर निकल आई और उनको ढूंढने लगी। जब आंगनबाड़ी के करीब पहुंची तो मुझको रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई। मैं समझ गई थी कि वे सभी अंदर गए हैं। मैं बिना समय गंवाए उनके पास उस आंगनबाड़ी के अंदर गई और वहाँ उन बच्चों को देख मेरे तो होश ही उड़ गए। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। मैं जब आंगनबाड़ी पहुंची और उन बच्चों को देखी तो मेरे होश ही उड़ गए। वे सब वहाँ नीचे बैठे रो रहे थे और एक बच्चा नीचे बेहोश पड़ा था। मुझको कुछ समझ नहीं आया और मैं तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाई और सब बच्चों को लेकर बाहर आ गई। हम सब विद्यालय के अंदर आ गए थे। मैंने उस बच्चे को होश में लाया, पर होश में आते ही वो उठकर रोने लगा। मैं बहुत डर चुकी थी, इसलिए मैं तुरंत एक बच्चे को कहकर उसके पापा को बुलाने भेज दिया। उसके पापा आए और उसे लेकर घर चले गए। उसके बाद मैं विद्यालय बंद कर बाकी सब बच्चों के साथ घर आ गई। शाम के 4 बज चुके थे। मैं वही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी पास में रहने वाला एक मेरा विद्यार्थी जो उस समय उनके साथ ही खेल रहा था, भागते हुए मेरे घर आया और कहा कि चलो नंदकिशोर को कुछ हो रहा है। मैं कांपते हुए उस बच्चे के घर गई। मैंने देखा वो बच्चा बिल्कुल ठीक एक कमरे में बिछी चारपाई पर बैठा कुछ खा रहा था।
और पास में उसकी माँ बैठी रो रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। देखने में तो सब ठीक था, फिर क्यों उसकी माँ रो रही थी। मैंने बाहर निकाल कर उसकी माँ से पूछा कि क्या हुआ है। नंद किशोर तो बिल्कुल ठीक है, आप फिर रो क्यों रहे हैं। उसकी माँ ने जो बताया सच मानिए, वो सुनने के बाद किसी के भी हाथ और पैर कांपने लगेंगे। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं भागते हुए अपने घर पहुंची और किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने काम में लग गई। खाना बनाते समय मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है सतकुमार, नंद किशोर के पापा के बेटे को। मैंने विद्यालय से लेकर शाम तक की सारी घटना उनको बताया। वो भी सुनकर बिल्कुल चुप हो गई थी। अगले दिन रविवार की सुबह नंद किशोर को पास के एक गांव में एक पंडित के पास लेकर गए और उनको सारी घटना बताई। मैंने शनिवार की शाम को नंद किशोर जब चारपाई पर बैठा कुछ खाते हुए देखा था। तब उसकी माँ को पूछा तो उन्होंने कहा कि नंद किशोर उनके ही घर के मुर्गे का गला मरोड़ कर उसको काटने लगा और उसके टुकड़े को खाने लगा। ये सारी बात भी पंडित को बताया गया। पंडित ने उस बच्चे के जन्म की कुंडली देखी और कहा कि बच्चा शीतल छाया का है। शीतल छाया के बारे में मुझको कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया था, बस इतना पता है कि इस छाया के लोगों को बुरी नज़र बहुत जल्दी लगती है। पंडित जी उस बच्चे को वहाँ के अंदर हुई घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब सब खेल रहे थे तब वह अंदर से किसी की आवाज़ सुनकर वह अंदर गया। उसे अंदर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी रोती हुई दिखी और उसे अपने पास बुला रही थी। वह पास जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तभी वह औरत बहुत ज़ोर से हंसने लगी और उसका बच्चा नंद किशोर के हाथ में ज़ोर से काट कर वहाँ से गायब हो गया और वो बेहोश हो गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। ये सब सुनने के बाद पंडित जी ने सोमवार की सुबह सबको दोबारा आने को कहकर घर जाने के लिए कहा और कहा कि शाम होते ही उसे सुला दिया जाए। सबने हामी भरी और अपने घर को आ गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई थी। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी थी। अगली सुबह सोमवार का दिन था। विद्यालय में छुट्टी दे दी गई थी। पंडित जी के कहे अनुसार सब नहाकर उनके पास जाने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद वही पंडित जी एक बुजुर्ग महिला को साथ लिए गांव की ओर आते हुए दिखे। नंद किशोर के पापा उन लोगों को आते देखकर घबरा गए और उनको अपने घर ले गए। घर पहुंचकर पंडित जी ने नंद किशोर को बाहर जाकर खेलने को कहा। उसके जाने के बाद नंद किशोर के पापा को यह सब देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ कैसे आ गए। पंडित जी ने बताना शुरू किया। कल सबके घर चले जाने के बाद वो कुछ देर इस सब के बारे में सोच ही रहे थे कि वही बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंची और उनको उस आंगनबाड़ी में रहने वाली उस औरत और उसके बच्चे के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब उसके गांव में एक औरत थी, बहुत ही सुंदर और सुशील थी। कद काठी, रंग सब कुछ अच्छा था। उसकी सुंदरता से गांव के सभी पुरुष मोहित थे। इतनी आकर्षित करने वाली स्त्री सबको भाती है। कौन ना चाहे ऐसी मनमोहिनी से बात करना, परंतु सबको उसकी एक बात खलती थी कि वो शादीशुदा तथा एक बच्चे की माँ थी और एक बार पुनः 8 महीने की गर्भवती थी। उसके परिवार में वो, उसका पति, उसकी सास, ससुर और उसकी एक बेटी रहते थे। काफ़ी खुशहाल परिवार था। सास ससुर से कोई शिकायत नहीं था, ना पति से कोई शिकायत, और तो और उसको भी बहू से बेटी बना लिया गया था। इससे बड़ी खुशी और क्या होती उसके लिए। उसका पति पास के शहर में नौकरी करता था। वह औरत भी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसकी सास ससुर और उसका पति भी यही चाहते थे कि वो भी कुछ करे। एक दिन उसने बताया कि पास के गांव के आंगनबाड़ी में उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया था।
बच्चों से लगाव होने के कारण वह मना नहीं की और तैयार हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने उसके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें की, अफवाह फैलाई, पर इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन क्या कहता है। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। गांव का सरपंच भी उससे मोहित था और उसको बुरी नज़र से देखता भी था। ये नौकरी मिलने पर उनके परिवार से ज़्यादा कोई खुश था तो वह सरपंच था। उसे लगा यह एक अच्छा अवसर है उसके करीब जाने का। वह रोज़ सुबह को निकल जाती पास के गांव उस आंगनबाड़ी के लिए और शाम को वापस घर आ जाती। कभी कभी वह सरपंच उसे आंगनबाड़ी छोड़ देने की जिद करता, पर वह मना कर देती। सरपंच कभी रास्ते में तो कभी आंगनबाड़ी में उसकी प्रतीक्षा करता, पर वो थी कि उसकी ओर देखती भी नहीं थी। ये सब बात सरपंच को बहुत खटकती थी। ऐसा ही चलता रहा और वह दिन भी आ गया जब वह एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म दी। परिवार में और खुशहाली छा गई। सरपंच भी बधाई देने उनके घर जा पहुंचा। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगी, पर किसी से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कुछ महीनों बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो अपने बेटे को साथ लेकर ही आंगनबाड़ी जाने लगी। हर रोज की तरह एक दिन भी वह अपने बेटे को साथ गोद में लिए पैदल जा रही थी कि रास्ते में उसे सरपंच दिखा। वह थोड़ी सहमी आगे बढ़ गई, पर वह जितनी तेज होती वह सरपंच उसके पीछे पीछे चलता जाता। वह आंगनबाड़ी पहुंचकर थोड़ी निश्चित हुई कि वह सरपंच को देखकर सामने घबरा गई। सरपंच उसे अपने करीब खींचने लगा। तभी उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए धक्का लगाया और अंदर की ओर भागी। थप्पड़ को अपना अपमान मानकर सरपंच ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और आंगनबाड़ी के अंदर जाकर अपने अपमान का बदला लेने उस औरत का वस्त्र उतारने लगा। यह सब देखकर उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से रोकने लगे, पर वह नहीं माना। उसने उस औरत को निवस्त्र कर दिया और पूरे गांव में यह बात फैला दिया कि वह औरत उससे विवाह करने को जिद कर रही थी और मना करने पर उसने स्वयं को निवस्त्र कर दिया। यह सब करने के बाद वह सरपंच गर्व से अपने घर लौट गया। उसे लग रहा था उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब वह अफवाह उस औरत के परिवार तक पहुंची, सब आंगनबाड़ी जा पहुंचे। वहां उनकी बहू की दुर्दशा देख सबको सारी बातें समझ आ गई थी। उससे किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि सबको ज्ञात हो चुका था कि यह सब उसके साथ किसने किया। उसका पति उसे ढककर अपने घर ले जाने लगा। उस नवजात शिशु को उसकी दादी ने गोद में उठा लिया और सभी घर चले गए। उस औरत ने ना किसी से बात की, ना किसी से नजरें मिलाई। सब सच जानने के बावजूद भी उस सरपंच का कोई कुछ नहीं कर सका। वह तब भी आज़ाद और गर्व से रहने लगा। कुछ महीनों बाद वह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह अपने उस बच्चे और अपनी 11 साल की बेटी के साथ आंगनबाड़ी गई। उसको उसके साथ हुई सारी घटना याद आने लगी, जिसे वह हर रोज़ भुलाने की कोशिश करती रहती थी। कुछ समय ही हुआ था कि वह सरपंच आ पहुंचा, लेकिन किसी को भी उसके आंगनबाड़ी जाने का पता नहीं चला। आंगनबाड़ी के भीतर वह औरत अपने बच्चों के साथ थी। तभी उस सरपंच ने आंगनबाड़ी में केरोसिन डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। भीतर तीनों को इस साजिश की भनक तक नहीं लगी थी और बाहर आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे आग आंगनबाड़ी को निगलने लगी। आसपास के गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आंगनबाड़ी के साथ अंदर एक परिवार भी जल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि जब आग आंगनबाड़ी को निगल रही थी, तब भीतर से तीनों में से किसी की भी आवाज़ नहीं आई, ना चीखने चिल्लाने की, ना मदद मांगने की। उधर उस गांव में सभी उन तीनों माँ बच्चों की खोजबीन करने लगे। उसके पति की हालत भी बिगड़ चुकी थी। हर जगह ढूंढ लेने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। 1-2 दिन बीत जाने के बाद गांव वालों को लगने लगा कि वह अपने बच्चों को लेकर कहीं चली गई होगी,
भला इतना अपमान सहन करने की क्षमता किसमें होती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था सब उस घटना को भूलने लगे। कुछ साल बाद उस आंगनबाड़ी में सरपंच को मृत अवस्था में पाया गया। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। सबको ये लगा कि हो ना हो सरपंच ही उन तीनों को आंगनबाड़ी में जलाकर मार डाला होगा। इसीलिए अब उसकी आत्मा सरपंच को मारकर अपना बदला ली। तरह तरह की बातें अफवाह फैलने लगी। इतना कहकर वो वृद्ध महिला चुप हो गई। अब सभी समझ चुके थे कि आंगनबाड़ी में कौन थी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। पंडित जी और बाकी गांव वाले सभी जानना चाहते थे कि उस औरत के साथ क्या हुआ था। किसी ने कहा कि आंगनबाड़ी को शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करके आत्मा की शांति के लिए पूजा करना चाहिए, तो किसी ने कहा कि उस आत्मा से संपर्क कर उसकी इच्छा जानकर कोई समाधान किया जाए। इसी प्रकार सबने तरह तरह की राय दिए, परंतु पंडित जी को किसी की भी राय सही नहीं लगी। पंडित जी ने सभी से एक दिन का समय मांगा और सबको निश्चित होकर अपने घर जाने को कहा। एक दिन बाद पंडित जी उस बुढ़िया के साथ उस आंगनबाड़ी में गए और उन्होंने वहाँ कुछ हवन सामग्री इकट्ठा कर हवन की तैयारी में लग गए। धीरे धीरे वहाँ गांव के सभी लोग जमने लगे। ये देख पंडित जी ने सबको वहाँ रहने से मना किया। नंद किशोर और उसके पापा वहाँ रुके और उनके साथ गांव के कुछ आदमी। और पूजा के बीच में ही एक अजीब डरावनी हंसी सुनाई देती थी, जिसको सुन रूह कांप जाती थी। जब पंडित जी ने उस बुढ़िया को कहा कि वो अब हवन में आहुति दे, तब गांव के सभी लोग ये सुन हैरान थे कि आखिर इन सब से उस बुढ़िया का क्या संबंध है कि उसे आहुति देने को कह रहे हैं। तब आहुति दी गई और एक आवाज आई किसी के रोने की। सब कांप रहे थे। पंडित जी ने सवाल किया कि कौन हो तुम और क्या चाहिए तुमको, यहाँ कब से हो और क्यों हो। तब एक मीठी सी आवाज आई, कितने बरसों बाद तुमको देखा है मेरी बच्ची। मैं तो सोची थी कि उस हैवान ने मेरे साथ तुमको भी जला डाला होगा। ये सब सुन गांव के लोग दंग रह गए। आखिर कौन है वो बच्ची। तब बुढ़िया ने कहा, मैं जिंदा हूँ माँ, मुझको उन लोगों ने नहीं मारा। अब तक जो हो रहा था किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तब पंडित जी ने सवाल किया कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, क्यों हो यहाँ। तब बुढ़िया ने भी पूछा कि क्या हुआ माँ बताओ। वह औरत सामने आई। सब कुछ काला काला नजर आने लगा। बस एक परछाई थी जो सामने थी और वो कहने लगी, जब आंगनबाड़ी में आग लगी तब मैं और मेरे बच्चे साथ थे। हम आग की लपटों को देख पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। दरवाज़ा खुलते ही बाहर दो आदमी थे, जिसमें से एक आदमी मुझको अंदर की ओर धक्का दिया और मैं आग के बीच फंसी रह गई, और एक ने मेरी बेटी को खींच लिया और मेरा बेटा भी ले गए। मैं आग में झुलसने वाली ही थी कि एक आदमी मेरे पास आया और अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। मैंने जब उसको देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मुझको जिंदा जलाने वाला वो सरपंच नहीं था और ना ही कोई और, बल्कि वो मेरा पति था। मैंने हाथ जोड़कर अपने जीवन की भीख मांगी। तब उसने कहा कि जितनी बार तुमसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता तुम साथ छोड़ती ही नहीं थी, इसलिए मैंने सरपंच से कहकर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करवाया ताकि तुम ये सब सह न सको और आत्महत्या कर लो, पर तुम ये भी नहीं कर पाई और अब बस मैं तुमसे आज छुटकारा पा ही लूँगा। ये सब कहने के बाद उसने कहा कि तुम हमको कभी पसंद आई ही नहीं थी। आखिर क्या लेके आई थी तुम अपने घर से। पीछे से आवाज़ आई, जल्दी जला दे बेटा और यहाँ से चल। वो आवाज़ मैं कैसे भूल सकती हूँ। वो मेरे सास की आवाज़ थी। सबने मिलकर ये साजिश की थी और उनकी साजिश कामयाब रही। उन्होंने मुझको इस आंगनबाड़ी में जिंदा जला डाला और मेरे बच्चों को लेकर चले गए। मैं आग में झुलस रही थी, तब एक बच्चा मुझको बचाने की कोशिश करते करते खुद भी मेरे साथ जल गया और हम दोनों बेमौत मारे गए। अपने मौत का बदला लेने के लिए हम यहीं रहने लगे।
और उस सरपंच को भी मेरे पति ने ही मारा ताकि वो उन सब की सच्चाई गांव वालों को बता ना दे, और गांव में झूठी कहानी बनाई गई कि मैंने मारा है, अपना बदला लिया है। ये सब सुन के गांव वालों के होश ही उड़ गए। अब सबके मन में ये कई सवाल थे कि कहाँ गया उसका कातिल परिवार और उसके बच्चे। तब वह बुढ़िया बताने लगी कि वो उसकी ही बेटी है जिसको उन लोगों ने आंगनबाड़ी से निकालकर एक आदमी को बेच दिया था, और उसका बेटा और कोई नहीं बल्कि वो नंद किशोर के पापा जी थे। अब सबके समझ में सारी बात आ गई। तब उस आत्मा ने मुक्ति मांगी और तब उस बुढ़िया और नंद किशोर के पापा मिलके अंतिम आहुति दिए। उस जगह की खुदाई कर वहाँ से उस औरत और उस बच्चे की अस्थियां निकाली गई। शायद तब उन दोनों आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन अब भी सबके मन में ये सवाल था कि आखिर कहाँ गई होगी उनकी कातिल परिवार, क्या हुआ होगा उनके साथ, जिंदा भी होंगे या नहीं। तब बुढ़िया ने सबसे विदा लिया और जाते जाते कहने लगी, सबको कर्मों का फल मिलता है। तब उसके चेहरे पर एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई खुद की हॉरर स्टोरीज़ है या आप खुद की कहानियाँ लिखते हो और आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पे लोगों को सुनाऊँ, अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं कहानियों के बाद वहीं पे मिलूँगी।